हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स तो वैसे हमारा लास्ट वाले पार्ट में ही खत्म होना था, बट वहां पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। अगर आपको क्वेश्चन याद है, क्वेश्चन ये था कि जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कराते हैं उन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो वो आके कौन सी पोजीशन पे होती है, वो ऑर्थो पैरा पे होती है या फिर वो मेटा पोजीशन पे होती है। तो क्वेश्चन ये था। एक तो आज हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बेसिकली इसको एक्सप्लेन करेंगे, और दूसरा आज हम स्टार्ट कर देंगे कार्बोक्सिल एसिड को। तो कार्बोक्सिल एसिड जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा 2 से 3 पार्ट में, तो ये वाली यूनिट वहीं पे हमारी क्या हो जाएगी, दी एंड हो जाएगी। ये वाला यूनिट होते ही हमारे ऑर्गेनिक की 3 यूनिट बेसिकली जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे किसको, अमीन्स को। जैसे ही अमीन्स खत्म हो जाएगा मीन्स हम करेंगे क्या, पहले हम पूरी ऑर्गेनिक को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर एक बार ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाती है फिर उसके बाद जो हमारी पार्ट 1 है एनसीईआरटी का क्लास 12 का, फिर हम उस पे जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक का ही फोबिया होता है सबके अंदर। ऑर्गेनिक थोड़ी सी टफ लगती है कुछ बच्चों को, तो इसीलिए हमने पहले क्या स्टार्ट किया है, ऑर्गेनिक। जैसे ही ऑर्गेनिक हो जाएगा फिर हम पार्ट 1 स्टार्ट कर देंगे अपना एनसीईआरटी का। उसके अंदर बेसिकली जो चैप्टर्स हैं हम सारे ऐसे ही डिटेल में क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करो, ताकि जिनको जरूरत है उनके पास तक भी ये वीडियोस पहुंच जाए। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, मैं आपको ना एक बार वो क्वेश्चन लिख के दिखा देती हूँ। पहली बात तो जिसने ये वाला इससे पहले वाला पार्ट देखा है, कितने लोगों ने ट्राई किया उस क्वेश्चन को करने को, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो फिर क्वेश्चन को सोचते हो कि चलो नेक्स्ट पार्ट में तो हो जाएगा, बट ऐसे नहीं होता। अगर आपको ऑर्गेनिक समझनी है, ऑर्गेनिक क्या, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट को समझना है तो आपको उसके ऊपर क्वेश्चंस ट्राई करने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप अवॉइड करोगे, इग्नोर करोगे तो फिर आप नहीं सीख पाओगे। इसलिए आप क्वेश्चन सोल्व किया करो, भले ही क्वेश्चन गलत हो। गलत और सही का मैटर नहीं होता है, मैटर होता है कि आपने एटलीस्ट एक बार ट्राई दिया। क्योंकि अगर आप गलती भी करोगे और फिर आपने वो समझ लिया बाद में, गलती करने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में तो रहेगा ना कि हाँ गलती हुई थी, फिर क्वेश्चन ऐसे सही हुआ था। तो इसलिए क्वेश्चन को किया करो, भले वो गलत जाए वो सही जाए। क्वेश्चन नहीं भी समझ में आता तब तो कॉपी पे नोट डाउन करो, समझने की कोशिश करो, लिखो कि उसमें क्या क्या गिवन है, क्या आपसे पूछा है। इतना भी कर लिया ना मीन्स आपने एफर्ट लगा लिए। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था हमारा कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अगर हमारे पास होते हैं, कौन होते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड एरोमेटिक कीटोन्स हमारे पास होते हैं। अगर हम इन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कराने लगे, क्या कराने लगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने लगे, तो वो कौन सी पोजीशन पे होएगी जाके, ऑर्थो पैरा पे या फिर वो मेटा पोजीशन पे होएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है उन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, then at which position your electrophile will substitute at orthopara and the meta position। कौन सी पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, वो ऑर्थोपैरा पे जाएगा या फिर वो मेटा पोजीशन पे जाएगा। तो अगर मैं आपको एक लाइन में आंसर करूं तो जाएगा मेटा पोजीशन पे। अब आप बोलोगे क्यों मेटा पोजीशन पे क्यों गया, क्योंकि जब तक अब से पहले जितनी भी हमने अब तक रिएक्शंस पढ़ी उसमें अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं वो ऑर्थोपैरा पे होता था। आप बोलोगे इसमें ऐसा क्या अलग है कि आप बोल रहे हो कि रिएक्शन मेटा पोजीशन पे होगी, तो वो हम समझेंगे। बट उससे पहले अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं कि जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर समझाया था हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, तो इसमें भी जब आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई थी तो फिर वो कहां पे हुई थी, ऑर्थोपैरा पोजीशन पे हुई थी, है ना। ऐसे जब मैंने आपको अल्कोहल्स फिनोल्स वाला चैप्टर कराया था तो उसमें भी जब हमने फिनोल पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कराया था तो वो भी आपकी ना ऑर्थोपैरा पोजीशन पे हुई थी। तो आप बोलोगे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में ऐसा क्या है कि जो रिएक्शन हमारी होगी एरोमेटिक एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में ऐसा क्या है कि अगर रिएक्शन होगी वो हमारी मेटा पोजीशन पे होगी। कहां पे होगी, मेटा पे। तो यहाँ पे रिएक्शन ऑर्थोपैरा पे होने का रीजन क्या था। अगर मैं आपसे बोलूं कि हेलोएरीन्स या फिर फिनोल में रिएक्शन जब आपकी होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो ऑर्थोपैरा पोजीशन पे होती है ना। तो क्या रीजन था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के होने का ऑन हेलोएरीन्स एंड फिनोल्स ऑन द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन। ये हमने सीखा था किससे, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर से। तो हमने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स को बनाया था, तो उनसे क्या देखा था कि जब हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, क्योंकि इन ग्रुप्स का बिहेवियर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इनका बिहेवियर होता है। दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं एट द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन।
अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ेगी, दैट मींस आपका जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो वहीं पे क्या होएगा, सब्स्टिट्यूट होएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप और आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशंस कौन सी होती हैं? इन दो केस में ऑर्थो एंड पैरा होती है। वहीं पे अगर मैं बात करूंगी इस वाले ग्रुप की, वैसे हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट अगर मैं आपको बोलूं शॉर्ट में कि अगर हम इस वाले ग्रुप की बात करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि इस कार्बोनिल ग्रुप का जो बिहेवियर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग या फिर ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है तो इट विल विथड्रॉज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, विथड्रॉ करेगा किससे? बेंजीन रिंग से, जिसके कारण अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी दिखाई देगी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो इलेक्ट्रोफाइल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और पोजीशंस भी ऑर्थो पैरा क्या हो गई? ब्लॉक हो गई। किसके लिए? इलेक्ट्रोफाइल के लिए। तो कौन सी पोजीशन बची? सिर्फ मेटा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं आती, मींस वो इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन है एज कंपेयर टू द ऑर्थो एंड द पैरा। इसीलिए जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल अब आएगा कौन सी पोजीशन पे आएगा? वो मेटा पोजीशन पे आएगा। घबराना नहीं है, हम अभी सीखेंगे कि कैसे आएगा मेटा पोजीशन पे। उसके लिए मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पहले बना के दिखाती हूँ एरोमेटिक एल्डिहाइड या फिर कीटोन की। अच्छा, ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है, आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है, अगर आर ग्रुप है तो आपका एरोमेटिक क्या है? वो कीटोन है। तो दोनों के लिए मैं एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे आपको समझाने लगी हूँ, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि भाई कौन सी पोजिशन पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल अब आएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम बनाते हैं सबसे पहले अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बनाते हैं? पहले हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए हम बेसिकली अपना ये ग्रुप ले लेते हैं। जनरल एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O H या फिर R, ये आपका एक जनरल ग्रुप है जो रिप्रेजेंट कर रहा है बोथ टू द एल्डिहाइड्स एंड द कीटोन्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड एरोमेटिक कीटोन्स एज वेल। तो अब अगर मैं आपको ये यहाँ पे ग्रुप बनाऊं, यहाँ पे हमारे पास है बेंजीन की रिंग, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O, ये H है और ये क्या है आपके पास? एक R ग्रुप है, ठीक है। सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो ये बात आप बहुत अच्छे से पहचानते हो, आप चीख चीख के बोलते हो कि कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन ही होता है। ये बात तो बच्चे से बच्चे को पता होती है कि कार्बन ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैट मींस इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ रहा है कार्बन पे? पॉजिटिव। अब अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया मींस इस कार्बन के पास है डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए कौन बैठा है? बेंजीन रिंग बैठी है। तो अब अगर हम यहाँ पे अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाएं तो देखो यहाँ पे कार्बन पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इधर है पॉजिटिव, इधर आपका H या फिर R ग्रुप, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आप एरोमेटिक एल्डिहाइड्स ले रहे हो या फिर आप एरोमेटिक कीटोन ले रहे हो। अब यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा ताकि कार्बन की डेफिशिएंसी को क्या कर दे? वो हटा दे, कम कर दे। तो होएगा क्या? अगर आपका ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है तो बेसिकली वो इस कार्बन से हुआ तो इस कार्बन पे क्या जाएगा? डेफिशिएंसी मींस पॉजिटिव चार्ज। क्या जाएगा यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज। तो डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे आपके पास आ जाता है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर से H या R ग्रुप, दो डबल बॉन्ड है ये वाले। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, फिर लोन पेयर है, वो एक जगह पे नहीं बैठते, उनका नेचर होता है मोबाइल, वो घूमेंगे मींस अपने आप को स्टेबल बनाएंगे। तो ये डबल बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से फर्दर। अगर ये यहाँ से शिफ्ट हुआ तो अब इस कार्बन पे क्या आ गई? डेफिशिएंसी मींस पॉजिटिव चार्ज। तो होएगा क्या? अब इन दो पोजिशन पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन एंड योर R ग्रुप। इसके बाद फर्दर फिर क्योंकि इस कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, फिर से आपका डबल बॉन्ड ऐसे मूव करेगा, ठीक है। अगर ये ऐसे मूव करेगा तो क्या हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आपका हाइड्रोजन और R ग्रुप, ठीक है। अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसे मूव करेगा, तो आप क्या देखोगे? अब डबल बॉन्ड यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, अब इस फिर से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज H और R, फिर से आपका यहाँ पे क्या जाएगा? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O H एंड R ग्रुप, ठीक है। अब अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर को लिखती हूँ 1, इसको मैं लिख दूं 2,
इस वाले को मैं लिख दूं 3, इसको मैं लिख दूं 4, है ना। बेसिकली इनसे काम चलेगा। आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को, अच्छा मैंने आपको एक स्टेप बिल्कुल दिखाया है, इसलिए हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनी, वरना इतनी नहीं बनती, क्योंकि ये वाला मैं एक ही स्टेप में कर सकती थी, है ना। बट ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, उसके लिए मैंने आपको एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में दिखाई, बिल्कुल खोल के दिखाई है, ठीक है। तो आप देखो फर्स्ट, सेकंड और बेसिकली थर्ड और फोर्थ को देखो, आप 4 को देखो, सिर्फ 1, 2, 3 और 4 वाले को ध्यान से देखो कि आपके पास फर्स्ट पोजीशन में क्या हुआ कि डबल बॉन्ड यहां से शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो अगर हम 2, 3 और 4 को देखें तो 2 में हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो आया है ऑर्थो पोजीशन पे। कौन सा पोजीशन पे? ऑर्थो पोजीशन पे आया है। इसमें आपके पास आया है पैरा पे, सेकंड में सॉरी थर्ड में और फोर्थ में भी आपके पास आया है ऑर्थो पोजीशन पे। तो आप मेरे को खुद बताओ किस किस पोजीशन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बना? वो बना ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे। दैट मीन्स अगर पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे बना तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यहाँ पे हुई। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो क्या वो इन पोजीशन पे आ जाएगा या आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और इलेक्ट्रोफाइल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो वहां पे नहीं आएगा। इसीलिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन योग हो जाती है किसके लिए? एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड एरोमेटिक कीटोन्स के लिए, अगर हमें वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है। खुद देखो ये वाली जो 2 पोजीशंस है ना मेटा, यहाँ पे कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज नहीं बना, मींस मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है यहाँ पे किसके कंपैरिजन से? ऑर्थो और पैरा के। इसीलिए कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है उन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दे आर प्रीफरेबली एट द मेटा पोजीशन पे। वो कौन सी पोजीशन पे होती है? हमारी मेटा पोजीशन पे होती है। तो अब अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स को यहाँ पे पढ़े, ये चीज हमने देखी कौन सी पोजीशन पे हुई? वो मेटा पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है? ऑर्थो पैरा से ज्यादा है। अच्छा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी आप लोग बना के देखोगे, एक बार वीडियो से देखोगे, फिर आप खुद से बनाओगे जब तक आप सही नहीं बना लेते, क्योंकि अगर आपको ये चीज एक बार क्लियर हो जाती है तो फिर आपको क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। तो बिल्कुल भी घबराना मत, बॉन्ड कैसे टूटा, क्या हुआ, स्ट्रक्चर्स बनाओ, बार बार बनाओ जब तक आप बिल्कुल ठीक स्ट्रक्चर नहीं बनाना सीख लेते, ठीक है। तो अब अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देखें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो पहले हम करते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड के ऊपर। एरोमेटिक एल्डिहाइड में हम ले लेंगे बेंजल्डिहाइड, करा रहे हैं हम। अच्छा ये क्योंकि हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी 2-3 बार पढ़ ली है तो हमें पता है कौन कौन सी होती है। हेलोजिनेशन होती है आपकी, नाइट्रेशन होती है, सल्फोनेशन होती है, फ्रेडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये सारी रिएक्शंस होती है एटसेट्रा, ठीक है। हम यहाँ पे 1 या 2 को डिस्कस करेंगे क्योंकि फिर सबके अंदर क्या होगा, हमारा सेम मैकेनिज्म ही फॉलो करेगा, ठीक। तो अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड में लेते हैं अपना बेंजल्डिहाइड, क्या लेते हैं? बेंजल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि हाइड्रोजन आया तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। अब मुझे इस पे क्या कराना है? हेलोजिनेशन। क्या कराना है? हेलोजिनेशन। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, Cl2 को ले लेती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। हम क्या लेते हैं? Cl2 को लेते हैं, डाइहेलोजन को लेते हैं, किसकी प्रेजेंस में? एक लुईस एसिड की। और लुईस एसिड क्या है हमारे यहाँ पे? AlCl3। लुईस एसिड का काम क्या होता है? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अट्रैक्ट करना या फिर लोन पेयर को एक्सेप्ट करना। तो यहाँ पे हमारे पास है Cl2, तो Cl2 इसकी प्रेजेंस में Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के फॉर्म में जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रोफाइल। अब एक चीज आप देखो कि अगर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा मेटा पोजीशन पे तो वो किस कोस्ट पे जाएगा? वो उस कोस्ट पे जाएगा कि वहां से हाइड्रोजन को क्या करेगा? H+ को बाहर करेगा, क्योंकि अगर वहां से H+ बाहर होगा तभी तो वहां पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, तभी तो हमारे इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा। तो अब अगर मेरे पास यहाँ पे हम देखें इस चीज को, C डबल बॉन्ड OH, अब ये मेरे पास क्या है? मेटा पोजीशन से। मेटा पोजीशन पे हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। तो होएगा क्या कि यहाँ से जब H+ निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? फिर नेगेटिव चार्ज बनेगा। क्या बनेगा? फिर नेगेटिव चार्ज बनेगा। या मैं ऐसे बोलूं कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, इधर से हमारा क्या आएगा? Cl पॉजिटिव, तो वो उस पोजीशन पे अटैक करेगा और आपका H+ यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट बना वो कौन सा बना? वो मेटा पोजीशन पे बना। तो ये है हमारा बेंजल्डिहाइड और क्लोरीन हमारा आके अटैच हो जाता है कौन सी पोजीशन पे? मेटा पोजीशन पे। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट, जिसमें हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हुआ कैसे?
हाइड्रोजन को उसने बाहर निकाला और Cl आके अटैच हो जाता है कौन सी पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे। ये हमने बात की थी बेंजल्डिहाइड की। अगर ऐसे ही हम एरोमेटिक कीटोन ले लेते हैं उसके लिए आप क्या करो, C डबल बॉन्ड O इधर लगा दो एक CH3 ग्रुप, ठीक है। अब फिर से आप क्या कराओ, हेलोजिनेशन करा दो, सेम कंडीशंस पे आप कराओगे तो सेम वाला मैकेनिज्म फॉलो होगा, आपको यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा, मेटा पोजीशन पे अपना Cl ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। तो एरोमेटिक कीटोन में भी हमारा मेटा पोजीशन पे ही आता है इलेक्ट्रोफाइल। तो ये थी हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज योर हेलोजिनेशन रिएक्शन। इसके बाद अगर हम सेकंड करने लगे, सेकंड हम कर लेते हैं, नाइट्रेशन कर लेते हैं सेकंड हम, ठीक है। उसके बाद सल्फोनेशन, फ्रिडलक्राफ्ट वगैरह सारी की सारी यहाँ पे क्या होगी, ऐसे ही होगी, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं, चाहे आप सल्फोनेशन ले लो चाहे आप यहाँ पे नाइट्रेशन ले लो, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि इतनी तो हमें आपकी भी बात माननी पड़ेगी, है ना। तो हम ले लेते हैं नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन अगर ले लेते हैं, नाइट्रेशन हमें कराना है, फिर से मैं क्या कर रही हूँ, मैं ना जनरल ग्रुप ले लेती हूँ, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स या फिर एरोमेटिक कीटोन का। इतने समझदार हो कि आपने इसको पहचान लिया। अब अगर आपको नाइट्रेशन करानी है तो नाइट्रेशन के लिए आप कौन कौन सी कंडीशंस लेते हो, आप लेते हो नाइट्रिक एसिड, किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की। तो हम यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हैं विद H2SO4, किसके साथ, विद H2SO4 के साथ में। HNO3 जो होता है उसका बॉन्ड कैसे टूटता है, ये देखो HNO3। तो यहाँ पे जो बॉन्ड का बेसिकली ब्रेकिंग होती है वो कैसे होती है कि OH नेगेटिव निकलता है, NO2 पॉजिटिव। अगर ये NO2 पॉजिटिव निकला मींस ये बिहेव करेगा किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और हमें पता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कौन सी पोजीशन पे होती है, मेटा पोजीशन पे। तो सिंपल सी बात है कि मेटा पोजीशन पे आपका कौन आ जाएगा, अब NO2 ग्रुप आ जाएगा, ठीक है जी। क्या जाएगा आपका, NO2 ग्रुप एट मेटा पोजीशन। ये बात मैं फिर से कह रही हूँ आप, क्योंकि कई बार ना ऐसा क्वेश्चन आता है आपको, आप चलते हो उस फ्लो में कि भाई ऑर्थोपैरापी होगी, ऑर्थोपैरापी हो जाएगी, लेकिन फ्लो के चक्कर में ना कई बार हम डूब भी जाते हैं। तो डूबना नहीं है, हमें ध्यान रखना है कि रिएक्शन कौन सी पोजीशन पे होगी, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसके बाद अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना न्यू टॉपिक जो है कार्बोक्सिल एसिड, ठीक है, क्योंकि ये बेचारा बड़े दिनों से इंतजार कर रहा है। अब इसके मन में आ जाएगा भेदभाव कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पे ही होती है चर्चा, मेरे ऊपर तो नहीं होती। तो आज हम स्टार्ट कर देते हैं इसलिए कार्बोक्सिल एसिड, ठीक है। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखो, किसी भी चीज को समझने से पहले हम जाते हैं उसके स्ट्रक्चर पे और वो दिखता कैसे है ना। क्योंकि आज का जमाना है दिखाने का और दिखने का, कि लोग बाग एक दूसरे को कैसे जानते हैं, कैसे आप पहले, आपने सपोज करा किसी इंसान को देखा फर्स्ट टाइम, तो आप देखते क्या हो उसके अंदर, उसकी शक्ल देखते हो बेसिकली, मतलब हर नहीं लेकिन 90% लोग ऐसे देखते हैं कि शक्ल कैसी है, सूरत कैसी है, इंसान अच्छा है बुरा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ऐसे अगर कार्बोक्सिल एसिड हमारे पास है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि दिखता कैसे है। तो देखो कैसा दिखता है, अगर हमारे पास है R ग्रुप और उसके बगल में है C डबल बॉन्ड OOH, ये ग्रुप, ठीक है, C डबल बॉन्ड OOH ग्रुप, तो मीन्स ये आपका क्या है, कार्बोक्सिल एसिड। तो ऐसी है इसकी शक्ल, किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड की। चलो अब आप बोलोगे इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, C डबल बॉन्ड OOH, अगर हम ऐसे दिखाएं C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोई भी आपका R ग्रुप है, R C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। अब कार्बन को अगर हम देखें, कार्बन की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, क्या हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की यहाँ पे sp2। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको पढ़ाया था, जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है तो ज्योमेट्री हमारी वहां पे क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल होता है आपका 120 डिग्री का, मीन्स यहाँ पे जो हमारे बॉन्ड एंगल्स होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं, ईच 120 डिग्री। एक बात तो ये, दूसरी बात क्या, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे जो कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड में और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर जो कार्बन थे, ठीक है, या मैं बोलूं जो कार्बोनिल ग्रुप थे, बेसिकली कार्बन में मैं कार्बोनिल ग्रुप बोलती हूँ, कि यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में आपके जो C डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप्स हैं, इस वाले कार्बन में और उन वाले कार्बन में क्या फर्क है।
मैं आपको बोलूं ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल है या वो वाले ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल्स थे। अगर मैं लिखूं ऐसे RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, मैं आपसे बोलती हूँ कि कौन से वाले ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल है, ये वाले ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल है, ये वाले ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल है, तो आपका आंसर क्या आएगा वो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। पर फिर भी चलो मैं बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें इस चीज को डिस्कस भी करना है आगे। देखो अगर मैं उनकी बात करूं या मैं इनमें से बात करूं, तो ज्यादा जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होएगा, ज्यादा जिसकी इलेक्ट्रोफिलिक कंडीशन होगी, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, वो ये वाले एरोमेटिक, ये सॉरी आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होंगे, ठीक है, वो आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होंगे, कार्बोक्सिल एसिड्स उतने नहीं होते। आप बोलोगे क्यों, रीजन देखो क्यों का ये है, क्योंकि अगर हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं, कार्बन ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपका ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो ऐसे RC पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे आपके पास क्या है जी, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 लोन पेयर है। अब देखो RC पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर, साथ में क्या है, एक हाइड्रोजन है। अब क्या होगा, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये रेजोनेंस करेगा, ठीक है, अगर ये रेजोनेंस करेगा तो RC यहाँ पे क्या जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और हाइड्रोजन, ठीक है। फिर से अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो फर्दर आपको फिर से यही मिलेगा। तो आप क्या देखोगे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं मिलती, बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिली। या मैं बोलूं कि कार्बोक्सिल एसिड के अंदर जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के टूटने से जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, वो स्टेबलाइज हो रहा है थ्रू द रेजोनेंस। बट अगर आप यहाँ पे देखो, क्या वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर, अगर नहीं है, दैट मींस यहाँ पे जो आपका कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बना, या जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई, वो इन वाली कंडीशन में ज्यादा हुई एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, बट कार्बोक्सिल एसिड्स में वो नहीं हुई। कारण क्या है ना होने का या कम होने का इनके कंपैरिजन में, कारण है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज आया, वो आपका क्या हुआ है, स्टेबलाइज्ड हो गया थ्रू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जबकि उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें क्या, उनमें नहीं होता, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, ठीक है। तो आइए वाली चीज समझ में, अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन से वाले ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, तो आप बोलोगे क्या, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कार्बोक्सिल क्या होते हैं, उनसे काफी कम होते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी है इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, और देखा थोड़ा सा नेचर इनके अंदर और उनके अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस होता है ना। इसके बाद अब अगर हम डिस्कस करें कार्बोक्सिल एसिड्स के कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, क्या डिस्कस करेंगे हम, कार्बोक्सिल एसिड्स के कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को कैटेगराइज करना बता देती हूँ, ठीक है, कि कैसे किन किन मेथड्स से हम बनाएंगे कार्बोक्सिल एसिड्स को। जैसे हम हर एक के अंदर ही पहले उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते हैं, फिर हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वो सब करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम किन किन रिएक्शन से पढ़ेंगे। ये वाला बात यहाँ पे करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम या नेक्स्ट वाले पार्ट में हम करेंगे उन रिएक्शंस को कि किन किन से हम कार्बोक्सिल एसिड्स को बनाएंगे, ठीक है। तो आज अगर हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को कैटेगराइज करें, अच्छा आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जितने भी हम टॉपिक पढ़ते हैं ना, सब में कैटेगराइज तो जरूर करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कैटेगराइज करने से ना टॉपिक हमारे सब पार्ट्स के अंदर क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, फिर छोटा छोटा पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना ज्यादा आसान होता है। तो अगर हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं किसके, कार्बोक्सिल एसिड्स के, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस कर रहे हैं कार्बोक्सिल एसिड्स के, तो किस किस मेथड से या किन किन मेथड से हम इनको बनाते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड आपका होता है कि आप ऑक्सीडेशन करते हो, किसका, ऑक्सीडेशन करते हो एल्कोहल्स का, एल्डिहाइड्स का भी करेंगे, और फिर हम कीटोन को भी क्यों छोड़े, इसका भी कर देंगे, है ना। तो ऑक्सीडेशन मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, पर नहीं भी याद है कोई बात नहीं, हम फिर से पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन करेंगे एल्कोहल्स का, एल्डिहाइड्स का, कीटोन्स का। दूसरा आप यहाँ पे क्या करोगे, दूसरा आप यहाँ पे किससे बनाओगे कार्बोक्सिल एसिड को, दूसरा आप बनाओगे एल्काइल बेंजीन से। कैसे बनाओगे, बाय दी एल्काइल बेंजीन, ठीक है, एल्काइल बेंजीन से आप बनाओगे। ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या करेंगे वो हम तभी देखेंगे, बट एल्काइल बेंजीन से हम अपना कार्बोक्सिल
ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो हम रिएक्शन करेंगे वो हम करेंगे फ्रॉम द नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। नाइट्राइल से बना लेंगे और हम अमाइड से बना लेंगे, ठीक है। फोर्थ हम जो यहाँ पे बनाएंगे वो बनाएंगे फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये भी बड़ा फेमस है ग्रिग्नार्ड, हर चैप्टर में आ जाता है, बल्कि हर टॉपिक में आ जाता है, ये इससे नहीं रुका जाता है ना, फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके बाद यहां से अगर हम फिफ्थ देखें, फिफ्थ हम बनाएंगे फ्रॉम द एसिड क्लोराइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। फ्रॉम द एसिड क्लोराइड्स एंड एनहाइड्राइड्स, ठीक है। उसके बाद जो हम सिक्स्थ बनाएंगे, सिक्स्थ हम कैसे बनाएंगे, फ्रॉम दी एस्टर्स, फ्रॉम दी एस्टर्स। तो एक चीज आप देखो, अगर आप 1 2 3 आप काउंटिंग करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास 6 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, 6 तरीकों से हम बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, ठीक है। तो ये वाला जितना भी हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबके डिस्कस करेंगे, कैसे होता है क्या होता है सब कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो इस वाले पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियो लगता है आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को फर्दर शेयर भी करना। आप शेयर नहीं करते, शेयर किया करो, क्योंकि अगर आपका फायदा हो रहा है, सपोज करो आपके पास वीडियो आई है, रैंडम आई है, जैसे भी आई है, तो जो आपको लगता है कि किसी और के लिए भी यूजफुल हो सकती है, तो आप उसकी भी हेल्प करो, उसको भी आप वीडियो भेजो, क्योंकि आपका भी कुछ नहीं जाता है ना, आपका भी कुछ नहीं जाता, आपको भी कोई इसके लिए पैसे नहीं देने, जिसको आप भेज रहे हो उसको भी नहीं देने, होएगा बस ये कि मेरी हेल्प हो जाएगी। तो आप वीडियो को शेयर भी किया करो फर्दर। अगर आपको साइड नोटिफिकेशन ऑन टाइम चाहिए तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो। थैंक यू सो मच।